हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे चरक सूत्र स्थान 20 की, जिस चैप्टर का नाम है महारोग अध्याय। अब इससे पहले हमने अष्ट उदर अध्याय देख लिया था। अब देखने वाले हैं महारोग अध्याय। अब जैसे हमने उसमें क्लियर करा था कि अष्ट उदर अध्याय क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें सामान्य रोगों का डिस्क्रिप्शन किया गया था और सबसे पहले 8 उदर के रोगों के बारे में वर्णन किया था। उसी के अनुसार उन्होंने यहाँ पर अष्ट उदर अध्याय रख दिया। जैसे कि हमने उसको समझाने के लिए आपको समझाए थे चरक संहिता सूत्र स्थान 4 के अंदर कि जब महाकसाय आए थे, जैसे कि अब जीवन्य महाकसाय है, जीवन्य गण था, तो जीवन्य गण कैसे नाम रखा गया? क्योंकि उसके अंदर जीवन्य सबसे पहले जो नाम आता है वो जीवन्य का आता है, फिर दीपन्य का आता है, पाचन्य का आता है। मतलब जो ग्रुप में पहला नाम आता है उसी के अनुसार उसका नाम रख दिया था। तो वहाँ वो हमने यहाँ पर आपको समझाया था। वैसे तो हमने उस चैप्टर के अंदर ही आपको समझा दिया था कि महारोग अध्याय। अब महारोग अध्याय क्यों रखा गया था? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम 140 रोग के बारे में वर्णन करने वाले हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया महारोग। ठीक है। अब वैसे तो रोग दो ही प्रकार के होते हैं, एक निज रोग और एक आगंतुज रोग। निज रोग और आगंतुज रोग। आगंतुज रोग क्या होते हैं? जो बाहर से आते हैं, जैसे कि मान लो आपके ऊपर बिजली गिर गई, आपको किसी ने काट लिया या किसी ने आपको शराब दे दिया, भूत लग गई, ये सब क्या होते हैं? आगंतुज रोग होते हैं। निज रोग क्या होते हैं? जो आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं, यानी कि जो आपके बॉडी के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, अगर वो प्रकोप हो जाते हैं, उन प्रकोप होने की वजह से वो दोष जिसे समूर्चन होगा, ठीक है, दोष धातुओं के साथ मिलेंगे, तब जाके यहाँ पर व्याधि उत्पन्न होती है। ठीक है, स्रोतों में अवरोध होता है और व्याधि उत्पन्न होती है, वो होते हैं निज रोग। अब निज रोग के 3 ही फैक्टर होते हैं, या तो वात प्रकोप हो सकता है, यानी वात दूषित हो सकता है, पित्त दूषित हो सकता है, या कफ दूषित हो सकता है। तो इन 3 की वजह से ही हमारे निज रोग यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, अब मैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के लिए यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जैसे मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में, मैं वहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा मुझे मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती है, अपने लिए भी, बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लिए भी, सेकंड के लिए भी। अगर आप लोग अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मैं पूरी यहाँ पर और भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए जल्दी से जल्दी यहाँ पर वीडियो ला सकूँ। ठीक है, तो आप अपना लव, अपना प्यार दिखाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और कमेंट और लाइक तो मैं करने ही करने हैं। देखो, मैं यही चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा लाइक और कमेंट करोगे तो उतना ज़्यादा मैं आपके बारे में यहाँ पर सोचूंगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। अगर आप देख के यूँ चले जाओगे तो मुझे लगेगा कि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद में वीडियो बन सकती है। तो आपसे खासकर यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करोगे। ठीक है, अब आप देख लेना कि जो भी मैं यहाँ पर चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ वो कितनी लॉन्ग वीडियो है। ठीक है, लॉन्ग वीडियो को बनाने का यही पर्पस होता है कि आपको सारी चीज़ें, जो जितनी भी मोटी चरक संहिता है ना, उसका कोई भी पॉइंट, चाहे उसका विमर्श का भी मुझे कोई पॉइंट निकालना होता है तो वो भी ना छूटे। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करता हूँ कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिले और उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि है बच्चे क्या करें, क्योंकि जब यूट्यूब पे इतना कंटेंट है ही नहीं, तो वो एक जगह देखते हैं, फिर दूसरी जगह कोई और चैनल देख रही, तीसरी जगह और चैनल ही सर्च करने में रह जाते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, आपके लिए डिटेल में बनाता हूँ, ताकि इसको देखने के बाद चाहे आप चरक संहिता पढ़ लो, चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ लो, ठीक है, चरक संहिता के अंदर, तो वो सारी आपको समझ में यहाँ पर आ जाएंगी किसी भी राइटर की। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर महारोग अध्याय। तो अब जैसे यहाँ पर ब्रीफ में मैंने यहाँ पर शॉर्ट में कुछ बताने की कोशिश की है कि जो व्याधि होती है, विकार होता है या रोग होता है, वो 2 प्रकार का होता है। एक वो विकार होता है जो तीनों दोष के प्रकोप होने की वजह से हो रहा है, जिसको हम सामान्य विकार कह रहे हैं। एक वो विकार होता है जो स्पेसिफिक वात की वजह से हो सकता है, स्पेसिफिक पित्त की वजह से हो सकता है, स्पेसिफिक कफ की वजह से हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने ये, अगर आपसे देखो, अगर मान लें एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि सामान्य विकार कौन से स्थान में पड़े, तो आप बताओ चरक सूत्र स्थान 19 में, क्योंकि इसका हम पहले से ही पढ़ चुके हैं भाई। चरक सूत्र स्थान 19 अष्टो उदर अध्याय, इसी के अंदर तो हमने पढ़ा था कि जो रोग होते हैं, मतलब जो सामान्य विकार होते हैं, वात आदि जन्य, वात आदि लगाए ना, वात आदि मतलब वात भी होगा, पित्त भी होगा, कफ भी होगा। जन्य का मतलब होता है कि इन तीनों की वजह से जो विकार जनरेट होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? सामान्य विकार कहते हैं, जनरल डिजीज कहते हैं। जो कि हमने देखा चरक सूत्र स्थान 19 में इसका वर्णन किया, जहाँ पर हमने 48 रोगों का वर्णन किया, जो कुछ इस प्रकार के था कि 8 प्रकार के 4 रोग होते हैं, 7 प्रकार के 3 रोग होते हैं, 6 प्रकार के 2 रोग होते हैं, 5 प्रकार के 12 रोग होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के 10 रोग होते हैं, 3 प्रकार के 3 रोग होते हैं, ठीक है, और 2 प्रकार के 10 रोग होते हैं, और एक प्रकार के, और मतलब 20 प्रकार के 3 रोग होते हैं। तो इस तरह से जो मुझे तो ये पूरा याद हो गया है, और आपको भी होना ही चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे नानात्मक विकार। यहाँ पर तो पढ़ रहे थे कि जो दोष हो रहा है, जो व्याधि हो रही है, वो तीनों की वजह से हो सकती है, किसी की वजह से भी हो सकती है, ऐसे कोई वहाँ पर स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है। लेकिन हम जब चीज़ों को स्पेसिफिक कर देते हैं, यानी वात की वजह से ही हो रहा है, पित्त की वजह से ही हो रहा है, कफ की वजह से हो रहा है, तो उनको हम रखते हैं नानात्मक विकार के अंदर। अब इस तरह से वात से हमारे यहाँ पर 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं, पित्त से 40 प्रकार के, कफ से 20 प्रकार के। तो इस तरह से जो टोटल 140 रोग हो जाएंगे, और इन 140 रोग को ही हम किसके अंदर पढ़ते हैं? महारोग
महारोग अध्याय। ये ज़्यादा रोग है, ठीक है, तो इसलिए हम इस चैप्टर का नाम ही रख दिया महारोग अध्याय। चरक सूत्र स्थान 20 के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको नॉर्मली याद रखना है कि जैसे हम यहाँ पर बता रहे हैं कि वात के प्रकार 80 है, वित्त के यहाँ पर 80 प्रकार के रोग, 40 प्रकार के रोग हो सकते हैं, कफ के 20 प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब ये यहाँ पर आचार्य ने इसलिए बताया ताकि आप यहाँ पर पहचान सको, ठीक है, रोगों को पहचान वाइडली रेंज बताई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कफ के 20 ही हो सकते और नहीं हो सकते और रोग नहीं हो सकते। देखो कफ के वात पित्त के अनगिनत रोग हो सकते हैं, असंख्यक रोग हो सकते हैं, उनका आप कोई क्लासिफिकेशन यहाँ पर नहीं कर सकते हो। लेकिन मोटे तौर पर ब्रॉडली तौर पर यहाँ पर आचार्य ने बता दिया कि जब आप क्लिनिक में बैठोगे, ठीक है, जब आप एक क्लिनिक में बैठोगे तो आपको जैसे कोई बताएगा सर मेरे यहाँ से पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ हिस्सा यहाँ से हट गया है, हर्निया हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, हट टूट गया है, तो ये रोग किसके अंदर आएंगे, इसको किसके अंदर हमें कंसिडर करना है। देखो आपको अल्टीमेटली एक डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, कोई मास्टर तो आपको बनना नहीं है, तो आपको सोचना किस तरह से है, ठीक है, ये चीज़ समझो आप कि आप सोच रहे हो कि जैसे मान लो कोई भी क्लिनिक पे आपके पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मेरे सिर में सूल है, तो अब यहाँ पर आप पहचानो कि सिर में सूल होने का क्या रीजन है, कि क्या इसके लिए वात रिस्पॉन्सिबल है, क्या इसके लिए पित्त रिस्पॉन्सिबल है, क्या इसके लिए कफ रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने बताया सूल के लिए मोस्टली वात ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी तरह आचार्य भी बताते हैं कि मैं आपको 80 प्रकार के बता दूंगा, तो आप यहाँ पर खुद पहचान लेना कि वो किसकी वजह से है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि इनमें सबसे ज़्यादा जो बेकार है वो कौन सा है, वो वात ही होगा, क्योंकि वात सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोग उत्पन्न कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसका एक रोगों के भेद का यहाँ पर एक चार्ट देखते हैं। देखो जो रोग होते हैं रोगों का भेद, वैसे तो रोग विविध प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको हमने कहीं ना कहीं समराइज करने की कोशिश की गई है। जैसे पहले हमने रोगों का भेद को 4 प्रकार के बताया है, यानी जो रोग के 4 भेद होते हैं, पहला आगंतुज, वातज, पित्तज और कफज। देखो इसको समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली रोग हम 2 ही प्रकार के समझते हैं, एक निज रोग, एक आगंतुज रोग। देखो ये महारोग अध्याय यहाँ पर हमारा चैप्टर है, तो इसके अंदर मोस्टली हम समझते हैं कि या तो निज रोग होगा, अभी मैं समझाता हूँ निज रोग क्या है और आगंतुक रोग क्या है। देखो अब निज रोग क्या होता है, निज रोग वो रोग होता है जो आपके इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है, यानी कि आपके अंदर जो वात होगा, पित्त होगा, कफ होगा, अगर वो प्रकोपित हो जाते हैं, मतलब वात पित्त की वजह से आपकी बॉडी में, ठीक है, कोई भी दोष प्रकोप होता है, यानी जो इंटरनल चाहे कोई भी हो सकता है, हम आयुर्वेद की टर्म में समझते हैं कि वात पित्त के प्रकोप की वजह से जो दोषों का प्रकोप होता है, दोषों की वजह से जो व्याधि होती है वो निज रोग के अंदर आती है, ठीक। फिर होता है आगंतुक रोग। अब ये आगंतुक रोग क्या होते हैं, आगंतुक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होते हैं, जैसे कि आपके ऊपर किसी के ऊपर बिजली गिर जाए, ठीक है, भूकंप आने की वजह से चोट लग जाए, किसी कोई डंडे से किसी को मार दे, ठीक है, या फिर भूत लग जाए या प्रेत लग जाए, या फिर और भी आप किसी नखून लग जाए, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, यहाँ पर आगंतुक रोग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इसको 3 प्रकार कर दिया, वातज रोग, पित्तजन, कफजन, आगंतुक। तो इस तरह से हम टोटल 4 भी इसको कह सकते हैं, जिसको अलग अलग तरीके से आचार्य ने यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश की गई है। जैसे रोगों का जब हमने डिस्क्रिप्शन देखा, रोगों के भेद के विविध प्रकार के रोगों के भेद के बारे में बताया है कि जो रोग होते हैं वो विविध प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि निज आगंतुक ही होता है या निज वातज पित्तज होता है, विविध प्रकार के होते हैं, वो बस देखना है हमें कि कौन सा फैक्टर से रिलेट हम रोग को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम रोग के स्थान से बता रहे हैं, रोग का कारण बता रहे हैं, रोग के लक्षण को देखकर बता रहे हैं कि इस लक्षण को देखकर इतने प्रकार के रोग हो सकते हैं, ठीक। ये सब चीज़ अभी हम देखते हैं। पहले हमने बताया जो रोग विविध प्रकार के भेद में पहला आता है 4 प्रकार कि रोग 4 प्रकार का बताया कि आगंतुक रोग मैंने आपको बता ही दिया है, या वात की वजह से, पित्त की वजह से, कफ की वजह से, ठीक है। ये 4 प्रकार यहाँ पर इन्होंने बताए। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखो 4 रोगों का रोगोत्तम एक ही प्रकार का होता है। रोगोत्तम का मतलब क्या होता है, स्पेशल क्वालिटी का जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं रोगोत्तम, यानी कि जो भी रोग होता है उनकी सबकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है पेन, ठीक है। चाहे आपको मेंटल डिप्रेशन हो, चाहे फिजिकल डिप्रेशन हो, सभी का एक कॉमन पॉइंट होता है, स्पेशल फीचर होता है कि पेन होना। देखो रोग, आप किसी डिजीज़ का मतलब क्या होता है, रोग या डिजीज या विकार का मतलब क्या होता है, डी प्लस ईज, मतलब जो आपकी जो नॉर्मल स्टेज है उसको चेंज कर दे, मतलब पेन कॉज करे, ठीक। वैसे तो इस डिजीज़ के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, हम हिस्ट्री टेकिंग पढ़ेंगे कि डिजीज़ क्या होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि जो डिजीज़ होती है, जो रोग होता है, जो विकार होता है वो क्या होता है, ठीक है। जैसे नाम से लिए डी प्लस ईज, यानी जो पेन कॉज करता है या फिर कंफर्ट से जो डिस्कम्फर्ट की ओर ले जाता है उसे हम डिजीज़ कहते हैं। देखो किसी को रोग कहने का यही तो कारण होता है जो आपको डिस्कम्फर्ट, भाई आप किसी पेशेंट जो आप कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास कब जाएगा, जब उसको कोई पेन हो रहा होगा, जब उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो रही होगी। जब तक कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होती तब तक वो जाता ही नहीं है, ठीक है। वो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एक मिडिल क्लास की। अब जो अमीर होते हैं वो तो पैसे भी चले जाते हैं डॉक्टर के पास, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कंफर्ट से डिस्कम्फर्ट की ओर जा रहे हो, या फिर जो आपको जो
जो आपको यहाँ पर पेन हो रहा है उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वो सब डिजीज़ के अंदर यहाँ पर आते हैं। तो 4 प्रकार के मैंने बताई, आगंतुज, वातज, पित्तज और कफज। और एक और पॉइंट बताया कि 4 रोगों का रोगोत्तव एक ही प्रकार का होता है। मतलब जो 4 प्रकार के रोग होते हैं उनका जो रोगोत्तव होता है, रोगोत्तव मतलब स्पेशल जो क्वालिटी होती है वो सभी की सेम होती है। मतलब सभी में, इन चारों में क्या होगा, आपको पेन कॉज होगा, तो सभी में रूजा उत्पन्न करता है। फिर हमने बताया कारण या प्रकृति। देखो प्रकृति को यहाँ पर कारण कहते हैं। मोस्टली अगर आप पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि रोग यहाँ पर प्रकृति की भेद से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओ कि 2 प्रकार के होते हैं, आगंतुज एंड निग। ठीक है, दो भाई कारण क्या होता है, या तो आगंतुक, या तो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। अब इंटरनल के अंदर आपका वात आ सकता है, पित्त आ सकता है, कफ। ये सेम यही है, बस यहाँ पर बताने का तरीका, क्लासिफिकेशन करने का तरीका चेंज कर दिया है। देन उसके बाद हम बात करते हैं अधिष्ठान और स्थान के बारे में। अब देखो यहाँ पर रोगों के जो विविध प्रकार के भेद बताए वो स्थान के अनुसार बताए कि रोग कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। एक होता है मेंटल, यानी मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, देन दूसरा होता है कि शरीर से, शरीर भाई किसी के हाथ में लग गई, पैर में लग गई, या फिर इंटरनल। ठीक है, वो शरीर में भाई इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही शरीर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, शरीर के अंदर भी क्या आ जाएगा, आगंतुज भी आ जाएगा, निज भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करा, फिर एक और पॉइंट बताया चाहने कि जो रोग होते हैं वो असंख्यक होते हैं। अब इसको समझो कि रोग असंख्यक कैसे होते हैं। उन्होंने बताया कि जो रोग होते हैं वो असंख्यक होते हैं। ठीक है, इनका कारण क्या बताया, देखो रोग असंख्यक होते हैं, इनका कारण बताया कि जो रोग की प्रकृति, मतलब कि रोग का क्या कारण है, रोग का कहाँ स्थान है, उसके क्या लक्षण है, एंड उसका आयतन। ठीक है, आयतन का मतलब होता है बाहरी हेतु दुष्ट। ठीक, मतलब बाहरी कारण क्या है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो। मतलब बाहरी कारण मतलब कि आपके आहार विहार की वजह से कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपने गलत आहार विहार खा लिया उसकी वजह से, या फिर किसी आपको एक्सटर्नल चोट लग गई तो इसकी वजह से। तो ये 4 कारण होते हैं जो, जिसकी वजह से जो रोग होते हैं वो असंख्यक होते हैं, जिसकी वजह से जो रोग होते हैं वो असंख्यक होते हैं। इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बनाई है, KALI, कल आए। तो कल आए से क्या हो जाएगा, जो रोग असंख्यक हो जाते हैं। ठीक है, रोग असंख्यक हो जाते हैं, मतलब रोग आज ना आए, एक ना एक दिन कल आता ही रहता है। ठीक है, जैसे कह रहा है रोग आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों, इसी तरह से तो है भाई। रोज़ मान लो आप नहीं है, आज रोग वो आपको नहीं है, मतलब आज आपको कोई डिजीज़ नहीं है, मतलब किसी को कोई डिजीज आज नहीं है, तो ज़रूर थोड़ी कल भी ना हो, कल तो आ सकती है ना। तो इसलिए मैंने बोला कल आए। जो रोग है वो असंख्यक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आए ना एक दिन वो होते ही रहते हैं। तो के से कारण, और ए से अधिष्ठान, और एल से लिंग, एन आई से आयतन हो जाएगा। अब आयतन, आप त्रिविध आयतन अगर आपने पढ़े होंगे तो साहित्यरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 11 में आपने ये पढ़े होंगे, और अष्टांग हृदय के आपने भी अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, और ये होते क्या है कि बाहरी हेतु दुष्ट आहार विहार आदि, मतलब आप बाहर की वजह से, ठीक है, आप किस तरह का आहार विहार सेवन कर रहे हो, मतलब आपने गलत आहार विहार का सेवन कर लिया, या फिर गलत कोई एक्टिविटीज़ कर ली, अति मैथुन, अति कुछ भी चीज़ कर ली, तो उसकी वजह से वात प्रकोप हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर ये 3 कारण होता है, आयतन होते हैं, त्रिविध, आसात्म इंद्र सहयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। आसात्म इंद्रियार्थ सहयोग, ये आप जानते हैं क्या होता है कि देखो देखो अगर आपको एक को हटा दोगे तो 7वां इंद्रिय अर्थ सहयोग, यानी कि आपको इंद्रियों को अपने विषय के साथ सही सहयोग कराना, लेकिन लग जाता है, यानी इंद्रियों को अपने विषय के साथ सही से सहयोग ना हो पाना। ठीक है, या तो वो अयोग हो रहा है, या बहुत ज़्यादा योग हो रहा है, या वियोग गलत तरीके से हो रहा है। ठीक है, इनकी वजह से भी यहाँ पर रोग उत्पन्न हो सकता है। देन दूसरा होता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का मतलब होता है प्रज्ञा का नाश। प्रज्ञा क्या होती है, प्रज्ञा होती है आपकी बुद्धि। ठीक है, जो आप देखोगे धी, धृति और स्मृति। धी का मतलब होता है किसी चीज़ को धारण करना, धृति का, धी धृति, धृति का मतलब होता है किसी चीज़ को होल्ड करना, स्मरण का मतलब होता है जो चीज़ आपने सुनी है, होल्ड करी है, उसको आप बाहर निकालना, स्मरण करना। ठीक है, अगर इनका कह रहा है अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग होता है, तो ये भी रोग का कहीं ना कहीं कारण बनता है। देन होता है परिणाम। परिणाम को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, काल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि काल से अगर मैं रिलेट कर सकता हूँ, कैसे काल से रिलेट करूँगा कि जैसे कि मान लो कि वर्षा ऋतु का मौसम है। अब वर्षा ऋतु के मौसम के अंदर वर्षा का ना होना अयोग हो जाता है, वर्षा का बहुत ज़्यादा होना अतियोग हो जाता है, और वर्षा के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाना, इसका मिथ्या योग। तो इस तरह से यहाँ पर ही 3 प्रकार के जो आयतन होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रोग का कारण बनते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यही महारोग अध्याय है। 2 प्रकार के रोग मैंने मोस्टली बताए, निज रोग और आगंतुक रोग। निज रोग की परिभाषा क्या है कि निज रोग की परिभाषा बताई गई है कि आगंतुक फर्स्ट व्यथा उत्पन्न करते हैं। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि जो मैंने आगंतुक रोग की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पर लिख दी गई है, और जो निज रोग की डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिख दी गई है। ठीक है, तो आप इसको समझ लेना कि निज रोग की जो परिभाषा है वो होती है कि निजे फर्स्ट वात पित्त श्लेष्मानि वैषम्य, बाद में व्यथा। देखो अब इसको मैं समझाता हूँ, ये मैंने क्या लिखा है। मैंने बताया जो निज रोग होता है वो पहले क्या करता है, वात पित्त श्लेष्मानि, यानी वात पित्त कफ को
पहले वैषम्य करता है। वैषम्य का मतलब होता है कि प्रकोपित करता है एक तरीके से, या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, जैसे हमने दो रोग की अवस्था पढ़ी थी, एक था प्राकृतिक अवस्था, एक विकृत अवस्था। तो विकृत के अंदर क्या होता है, या तो उसका क्षय कर देगा या उसकी वृद्धि कर देगा। तो उसी तरीके से वैषम्य समझो कि वैषम्य भी क्या कर देता है, वो जो नॉर्मल स्टेट होनी चाहिए थी वो नहीं है। ठीक है, जितना होना चाहिए था वात पित्त का उतना नहीं है। ठीक है, उसको ज़्यादा कम या बढ़ाता रहता है। तो यही बताया कि निज रोग पहले वात पित्त श्लेष्म को वैषम्य कर देता है, उसके बाद यहाँ पर आपको व्यथा होती है। व्यथा इज कॉल्ड कुछ नहीं है, वो पेन होता है। तो निज रोग की क्या डेफिनेशन होती है कि निजे फर्स्टम कह रहे, अगर आप इसको श्लोक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि निजे तु वात पित्त श्लेष्मानम पूर्वम वैषम्यम एंड उसके बाद आप बोल सकते हो उपघान्ते जगन्य व्यथा। इसी तरह से आप बना लेना निर्वंतित। इस तरह से यहाँ पर श्लोक बन जाएगा। श्लोक की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को लेके चलते हो तो आप यहाँ पर ज़्यादा अच्छे नंबर गेन कर पाओगे मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि जो बिना श्लोक के नंबर नहीं देते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनको श्लोक से इतना मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि बच्चे ने कितना समझा है, क्योंकि आप यहाँ पर किसी पेशेंट को श्लोक तो बताने वाले नहीं हो भाई। अगर आप एक डॉक्टर भी बनोगे तो डॉक्टर बन के क्या आप किसी पेशेंट को श्लोक बताओगे? बताओ, वात पित्त कफम श्लेष्मम जो भी है ये श्लोक तो नहीं बताने वाले हो, आपको इसको ट्रीटमेंट ही करने वाले हो। तो इसलिए कुछ यहाँ पर अच्छे टीचर भी होते हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, श्लोक आप हाँ कुछ दो चार इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद कर सकते हो। हर एक चैप्टर के अंदर 2-3 श्लोक का इंपॉर्टेंट है, आप उनको कर सकते हो। ठीक है, पर इसका मतलब बहुत, लेकिन बहुत सारे टीचर क्या चाहते हैं, नहीं वो तो पूरा श्लोक में ही लिखे, वो तो आंसर ही श्लोक में लिखे होते हैं कुछ टीचर। ठीक है, तो उस पर कभी किसी और टाइम मिलेगा तो बात करेंगे। अभी आप इतना समझो कि जो निज रोग होता है, निज रोग का मतलब क्या होता है कि निज रोग जो होता है वो पहले हमारे वात पित्त कफ को प्रकोपित करता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि निज रोग के अंदर क्या होता है, पहले वात पित्त कफ जो दूषित होते हैं, उसके बाद यहाँ पर रोग उत्पन्न होता है या व्याधि उत्पन्न होती है, पेन उत्पन्न होता है। ठीक है, पहले वात पित्त का वैषम्य हो जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पर पेन उत्पन्न हो जाएगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं आगंतुक रोग के बारे में। तो आगंतुक रोग क्या करता है? तो आगंतुक रोग पहले क्या करता है कि वो व्यथा उत्पन्न करता है। भाई मान लो कि आपके पहले मान लो किसी की कोई इंजरी हो गई या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें क्या होगा, पहले पेन होगा। अब पेन हो जाएगा भाई, पेन होगा, उसके बाद क्या होगी, उसकी जो वात पित्त श्लेष्म ये वैषम्य हो जाएंगे। जैसे कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, भगवान करे यार सब सुरक्षित रहे, अपने घर पे रहे। ठीक, तो यहाँ पर मान लो किसी XYZ यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा कि उसकी जो रक्त धातु है उसका क्षय हो जाएगा, और रक्त धातु का क्षय होगा तो यहाँ पर पित्त दोष का भी क्षय होगा, क्योंकि जो पित्त और रक्त है वो आश्रय भाव से रहते हैं। ये बात से सहमत है कि जो रक्त होता है एंड पित्त होता है वो आश्रय भाव से रहते हैं। क्या ये बात सभी जानते हैं? नहीं जानते क्या? देखो, आश्रय क्या होता है, जो किसी को रहने के लिए जगह दे। आश्रय क्या होता है, जो किसी के अंदर रहे। जैसे कि आप क्या हो, आप अपने घर के अंदर रह रहे हो तो आप क्या हो, आश्रय हो गए। आपका घर क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो ऐसे ही कर लेना कि हॉस्टल आश्रय हो जाएगा और हम इसके अंदर रह रहे हैं, आश्रय। ठीक है, अब आप और अच्छा एग्जाम्पल आप समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अपने गर्लफ्रेंड के दिल के अंदर रह रहे हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या हो जाएगी, आश्रय हो जाएगा, और आप क्या हो जाएगी, आश्रय हो जाओगे। ठीक है, आश्रय। चलो मैं इसको समझा देता हूँ यार, अच्छा एग्जाम्पल आया है, आप लोग ज़्यादा रिलेट करोगे इस चीज़ को। जैसे मान लो कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, स्माइल से करा देते हैं, और ये आप हो थोड़े से नटखट से। ठीक, तो ये आपकी गर्लफ्रेंड का मान लो यहाँ पर दिल है, और आप इसके दिल के अंदर रहते हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या हो जाएगी, आश्रय हो जाएगा, और आप उसके अंदर रह रहे हो तो आश्रय हो जाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना है, जो जिसके अंदर रहता है, जो जिसको रहने के लिए जगह दे, आश्रय, जो रह रहा है वो आश्रय। ठीक है, तो यही मैंने वहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जाल एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें रक्त धातु का क्षय हो जाएगा। रक्त धातु का क्षय हो जाएगा तो पित्त का भी क्षय हो जाएगा, यानी पित्त भी यहाँ पर वैषम्य हो जाएगा, और पित्त अगर वैषम्य हो जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तो मैंने बताया कि आगंतुक रोग में पहले पेन होता है, देन उसके बाद वात पित्त का वादु का क्षय हुआ, कि पहले यहाँ पर आगंतुक रोग से व्यथा हुई, पेन उत्पन्न हुआ, रक्त धातु का क्षय हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर पित्त दोष का यहाँ पर वैषम्य हो गया, तो यहाँ पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। देन अब कारण की बात करते हैं। देखो, ये दोनों ही अपोजिट थे, अभी यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग सेम है। ठीक है, जैसे कारण क्या बताया गया है कि निज रोग का क्या कारण है कि अनुचित आहार विहार का सेवन करने से दोष प्रकोप हो जाते हैं। अब कौन सा अनुचित आहार विहार, जैसे कि अगर मैं कह दूँ आप मटर का सेवन करिए, तो मटर क्या करती है, वात की वृद्धि करती है। देखो, ये नॉर्मल चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हरित की क्या करती है, त्रिफला क्या करता है, या फिर
जो हरड़ हो गई, आमल की हो गई, सीता हो गई, बहुत सारे द्रव्य जो आपको कॉमनली पता होना चाहिए कि आपको, जैसे मैंने, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्रिया शरीर वाले में देखिए, शायद सेकंड दूसरा 200 का विवरण वाला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ठीक है, ये देख लेना, पेपर 1 का, पेपर सेकंड का है। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कौन कौन से ऐसे द्रव्य है जो वात का प्रकोप करते हैं, पित्त का प्रकोप करते हैं। देखो, अगर आपको ये चीज़ पता होती है ना, कि आप फिर एक कॉन्सेप्ट अच्छा डेवलप कर लेते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अनुचित आहार विहार का सेवन करने से दोष प्रकोप होता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा आहार विहार से कौन सा दोष प्रकोप हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म खा रहे हो तो उसकी वजह से पित्त प्रकोप होता है, ठीक है। आप इन खुद समझना सीखो, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि अब आपको एक एक चीज़ें समझाई जाएंगी बेसिक से, ठीक है। फिर भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सब बच्चे इतने अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। उनको बस पास होने से मतलब होता है, ठीक है। वो ठीक है, सबका अलग अलग रहता है, ठीक। वो बच्चे ज़्यादा क्या पता क्लिनिकल में इन्वॉल्वमेंट होते हो, किसी हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है, तो ये सब भी हो सकता है। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि आप छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप यहाँ पर मटर का सेवन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा दालों का भी सेवन करते हो, कुछ दाल ऐसी होती है जो वात की भी वृद्धि करती है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर जैसे पित्त के लिए यहाँ पर उष्ण चीज़ों का सेवन कर रहे हो, कफ के लिए आप ठंडी चीज़ें, स्निग्ध चीज़ों का सेवन कर रहे हो, तो उनसे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो दोष होता है उनका प्रकोप होगा। और आप जानते हो, जब भी आपकी बॉडी में दोष प्रकोप होता है तो आपको यहाँ पर व्याधि उत्पन्न होती है। आपने किसी को चलो वो श्लोक शायद अलग था, उसको बाद में बताऊंगा, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, कारण को यहाँ पर आगंतुक मुख भी कहते हैं। आगंतुक मुख का जो आगंतुक मुख है ना, ये इसके लिए आया है, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, थोड़ा थोड़ा गलती इसमें हो ही गई, चलो कोई नहीं, आप समझ लेना, बस इतना बहुत है मेरे लिए। तो निज रोग का क्या कारण बताया कि अनुचित आहार विहार के सेवन करने से वात पित्त आदि दोष प्रकोपित हो जाते हैं। और आगंतुक कारण क्या बताया कि किसी का नख लग गया, किसी के दांत लग गया, ठीक है। आप जानते हैं ना, इंसान के नाखून में भी जहर होता है, दांतों में भी, दांतों की शायद मुझे नहीं पता है, दांत शायद इंसेक्ट हो गया या फिर स्कॉर्पियन हो गया, स्नेक्स हो गया, ठीक। और मारन आदि प्रयोग से, मतलब किसी को मार दिया, अभिशाप दे दिया ऋषि मुनि ने, ठीक है, भूत प्रेत लग गए, अभी का किसी को चोट लग गई, विघात हो गया, कांटे आदि चुभ गए, ठीक है, शस्त्र आदि, बिजली बिजली गिर गई, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मैंने सभी को नहीं लिखा है, ठीक है। कोई आप लिख सकते हो अग्नि में जल गया, ठीक है, या फिर किसी को रस्सी से बांध दिया, तो ये बहुत, या फिर कोई फिसल के गिर गया, तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर चोट लग सकती है। देन बाहरी कारण यानी त्रिविध प्रेरणा बताया, यानी बाहरी कारण बोल दिया या त्रिविध प्रेरणा बोल दिया। देखो, त्रिविध प्रेरणा मतलब 3 रोगों के 3 कारण होते हैं मोस्टली। देखो, आगंतुक जो निज रोग होते हैं, इनके 3 कारण होते हैं। कौन कौन से? आसात्म इंद्र से युक्त, प्रज्ञा, अपराध, परिणाम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये कंबाइन की बात कर रहा है, यानी जो निज रोग और आगंतुक रोग है, इन दोनों के 3 कंबाइन में, दोनों के 3 कारण होते हैं, आसात्म इंद्र से युक्त, प्रज्ञा, अपराध, परिणाम, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाए थे पिछले वाले पेज के अंदर। अब आता है वात के स्थान, ठीक है। अब हम बात करते हैं वात के स्थान के बारे में। देखो, तो वात के स्थान क्या है? तज्ञता वस्ति पुरुष धान कटी शक्तियानी पाद स्थानी पकवास वात स्थानी तत्रापि पकवासो विशेषण वात स्थानम, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होगी, क्योंकि ये श्लोक मैं आपको क्रिया शरीर के अंदर पढ़ा चुका हूँ। ये श्लोक मैं आपको क्रिया शरीर के अंदर पढ़ा चुका हूँ। और अगर आपको ये याद नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा। इसका रेफरेंस मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि चरक सूत्र स्थान 20, ठीक है। आप रेफरेंस याद कर लीजिए, आप ये बेशक मत करा करो कि एक श्लोक नंबर कौन सा था, ठीक है। अब वैसे कर सकते हो, बहुत टीचर कहते भी श्लोक नंबर भी याद करा करो, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको इतना भी पता है ना कि ये जो श्लोक है इस चैप्टर का है, तो ये भी काफ़ी है। ये भी काफ़ी है कि इस संहिता के अंदर ये चरक संहिता का श्लोक है और इसका अध्याय नंबर 20 है। इतना काफ़ी है अकॉर्डिंग टू माई, ठीक है। और अगर आपको कोई टीचर है वो कहता है कि नहीं रेफरेंस भी याद करो, क्योंकि रेफरेंस याद होता ही, रेफरेंस का मतलब वो श्लोक नंबर भी याद करो, वो मुझे तो कभी तो हुआ नहीं, ठीक है। वो एक आध श्लोक का हो जाता है, नहीं तो वो होता ही नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज आ जाते हैं यार। वो टोटल तो 100 काउंटिंग हो, 100 काउंटिंग के अंदर एक ही श्लोक कम से कम 25-30 बार रिपीट हो जाता है काउंटिंग के अंदर। ये भी 25वां था, ये इस चैप्टर का 25वां था, ये इस चैप्टर का 24वां था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल आप यहाँ पर इतना भी याद कर लोगे ना कि ये इस स्थान का, इस सूत्र स्थान का इतने अध्याय के अंदर श्लोक है, तो काम बन जाता है। चलो अब ज़्यादा बात ना करते हुए इसको समझाते हैं। वैसे तो इसको समझाने के अंदर कुछ है ही नहीं, फिर भी बता देता हूँ कि जो वात के यहाँ पर स्थान बताए गए, देखो जो त्रिदोष होते हैं, त्रिदोष का शरीर में अधिष्ठान बताया गया, वात पित्त कफ का अधिष्ठान बताया गया है, जिनमें पहला आता है वस्ती। वस्ती सभी जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। देन होता है यहाँ पर, अब इसको हम मूत्राशय भी कह सकते हैं या यूरिनरी ब्लैडर भी कह सकते हैं। देन आता है पुरुषधान, पुरुषधान जिसको हम रेक्टम कहते हैं। देन आता है कटी,
देन हम बात करते हैं कटी के बारे में। तो कटी क्या होता है, पेल्विस रीजन की बात कर रहा है आपको, ठीक है। वैसे ये मैं सब आपको बता चुका हूँ यार कितनी बार, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा मैंने आपको ये कहाँ पर बताया है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। सख्त नहीं यानी थाई की बात कर रहा है। कैसे याद करो कि थाई आपकी सख्त रहती है, जैसे अंगद की थी ना, अंगद ने ऐसे पैर रख दिया था, उसकी थाई तक नहीं हिल पाई थी, इस तरह से कर लेना। देन पादमस्तानी, पादमस्तानी यानी पाद का मतलब होता है पैर, हस्त का मतलब होता था हाथ, इसी तरह पाद का मतलब होता है पैर। एंड अस्थि, तो ये सभी वात के स्थान बताए गए हैं। देन पकवास है, पकवास आप जानते ही हो कि पकवास है यहाँ पर मोस्टली वैसे लार्ज इंटेस्टाइन कह सकते हैं, पर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि लार्ज इंटेस्टाइन ही होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकता है, ठीक है। आप दोनों ही लिख लो। देन तत्रापि पकवासो, देन तत्रापि पकवासो विशेष स्थानम, यानी पकवास को स्मॉल इंटेस्टाइन आप खाली इंटेस्टाइन मानो, ठीक है। इंटेस्टाइन को यहाँ पर क्या बोला गया है कि वात का स्पेशल स्थान बताया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। वैसे तो आचार्य चरक ने कहा है जो ये हमारा वात होता है वो सर्व शरीर चास्त होता है ना, आप नोट भी कर लेना कि जो वात होता है वो कैसा होता है, सर्व शरीर, सर्व शरीर चरास्तो, चर आस्तो, यानी कि वो सारे शरीर में चलने वाला होता है, गति करने वाला होता है, ठीक है। यानी कि जो वात का स्थान होता है वो संपूर्ण शरीर में होता है। याद रखोगे इस बात को कि जो वात का स्थान होता है वो संपूर्ण शरीर में होता है, ठीक है। देख लेना यार, संपूर्ण शरीर लिखने का मैं राइटिंग में थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा आप कर लिया करो, ठीक है। राइटिंग से मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं होता है, इतना तो मैं अच्छा लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार देखते हैं कि वात के स्थान कौन कौन से बताए। यूरिनरी ब्लैडर बताया, रेक्टम बताया, एंड पेल्विक रीजन बताया, एंड सक्तनी बताया, एंड पैर बताया, अस्थि बताया और इंटेस्टाइन बताया। देखो अगर इन रीजन को आप देखोगे तो ये सारे हमारे अम्बलाइकल से नीचे वाले रीजन है, वस्ती भी, पूरी धान भी, रेक्टम भी, पेल्विक रीजन भी, थाई भी, पैर भी। और अगर आप इस श्लोक को कर ले तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये श्लोक आपको याद होना भी चाहिए। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पर एक कहाँ पढ़ाया था, देखो। जब मैंने बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर आपको बेसिक ऑफ क्रिया से पढ़ाया था पेपर 1 का, अभी तो आपको खैर आपको इसको याद होगा ही नहीं, आप कहोगे सर इसको कहाँ से ला रहे, इसको रहने दे। चलो इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर आपको वो श्लोक दिखा रहा हूँ कि वाद वाले चैप्टर में ये वाला श्लोक था वाद के स्थान का, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर रेफरेंस के सहित लिखा था कि चरक सूत्र स्थान 20 का चैप्टर नंबर श्लोक नंबर 8, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस, जब तो आपको शायद समझ में ना आया हो, अब आप यहाँ पर इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। जो मुझसे पढ़े होगे, अब जो मुझसे नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ने से मतलब होता है चाहे आप कहीं से पढ़ो, आपका पास होना इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको पढ़ा कौन रहा है, ठीक है। देन हम बात करते हैं पित्त के स्थान के बारे में। तो पहला पित्त का जो स्थान बताया गया है वो स्वेद बताया गया है, देन रस बताया गया है, लसिका यानी लिम्फ बताया गया है, रुधिर बताया गया है, रुधिर यानी यहाँ पर बोला गया है रक्त को, एमाशय बताया गया है यानी कि स्टोमच बताया गया है, एंड पित्त स्थानम, ठीक है। तत्राप विशेषण पित्त स्थानम, तो क्या बताया गया है कि जो पित्त का जो विशेष स्थान है वो क्या बताया गया है, अमाशय बताया गया है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। आचार्य चरक ने क्या बताया गया है कि देखो जो वात का विशेष स्थान बताया गया था वो पकवास से बताया गया था, और पित्त का जो विशेष स्थान बताया गया वो अमाशय बताया गया है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ पित्त के और कौन कौन से स्थान होते हैं, स्वेद होता है, रस होता है, लसिका होता है, रुद्र स्थान होता है, ठीक है। एंड रुद्र रुद्र अमाशय पित्त स्थान मैंने कैसे याद कराया था, जब उस टाइम पे आपको सरला करके कुछ याद कराया था, सर लरा, सर स्वेदो रसो लसिका, स्वेदो रसो लसिका, रुद्र अमाशय पित्त स्थानम, एंड तत्रापो विशेषण, तत्रापो अमाशय विशेषण स्थानम। इस तरह से मैंने आपको याद ही करा दिया था सरला से। देन अब हम बात करते हैं कफ के स्थान के बारे में। देखो कफ का स्थान बताया गया है कि उर शिरो ग्रीवा परवान्यम अमाशो मैदस श्लेष्म स्थानी, श्लेष्म स्थानी, एंड तत्रापि तत्रापि उरो विशेषण श्लेष्म स्थानम। तो क्या बताया गया है कि उर का जो स्थान है उर बताया, उर यानी जो चेस्ट वाला रीजन है, सिर यानी आप जानते हो, ग्रीवा नेक वाला रीजन, उसके बाद बताया गया परवन्य उन अमाशो, मतलब जॉइंट्स के अंदर बताया गया है, मतलब जॉइंट के अंदर भी हमारा कफ होता है। कौन सा कफ होता है बताओ जॉइंट्स के अंदर, बताओ बताओ जल्दी, ये याद ही नहीं होगा आपको यार। ये बात पित्त के मैंने आपको, देखो पित्त के स्थान की मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, पित्त के स्थान की मैंने आपको ट्रिक बताई थी प्रभास करके, ठीक है। बताई थी या नहीं बताई थी, आप बताओ, मुझे खुद बताओ, नहीं बताई थी क्या, बताई थी ना, प्रभास, ठीक है। परभास यानी कि पहला पित्त कौन सा था, पाचक पित्त, दूसरा पित्त कौन सा था, आलोचक पित्त, पाचक आलोचक रंजक भ्राजक और साधक, पाचक आलोचक रंजक भ्राजक और साधक, ऐसे कोई मतलब नहीं था। कफ के स्थान की क्या ट्रिक बताई थी बताओ यार, याद कर लिया करो। देखो ये कब तक आप
ऐसे करोगे। अगर आप याद नहीं करोगे ना तो आपका यहाँ पर काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसकी मैंने ट्रिक बताई थी कवितास करके, कवितास। कवितास की आपको स्पेलिंग पता है ना क्या होती है? KAVI का मतलब नहीं था, TA का मतलब नहीं था, S। तो क्लेदक कफ, अम्लक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ, अपश्लेष्मक कफ। अब बताओ कि जॉइंट्स में कौन सा कफ होता है? देखो क्लेदक तो हमारा यहाँ पर आपका आमाशय के अंदर होता है, जो क्लेदन करने का काम करता है। अम्लक कफ यानी कि जो आपके त्रिक प्रदेश में होता है, हृदय को बल देता है। बोधक कफ यानी जीवा के अंदर होता है, बोलने का कार्य करता है। तर्पक कफ आपके सिर के अंदर होता है, जो आपकी इंद्रियों को तर्पण करने का काम करता है। और ऐसा होता है श्लेष्मक कफ, जो कि आपकी संधियों के अंदर होता है। ठीक है, देन इसका कह रहे जो विशेष स्थान बताया गया है, तत्र भी उर वाला पड़ यानी चेस्ट वाले रीजन को यहाँ पर विशेष स्थान बताया गया है। तो मैंने विशेष स्थान को अलग से लिख दिया गया है कि आचार्य चरक ने कफ का जो विशेष स्थान बताया गया है वो उर प्रदेश में बताया गया है, और अमाशय का जो विशेष स्थान बताया है वो पित्त में बताया गया है, और पकवाशय का जो विशेष स्थान बताया गया है वो वात के अंदर बताया गया है। देन अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं कि उर, अमाशय और पकवाशय, यही जो मैंने यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है कि उर सॉरी, जो उर है हमारी कफ का विशेष स्थान होता है, अमाशय पित्त का विशेष स्थान होता है, पकवाशय वात का विशेष स्थान होता है। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? आश्रय होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? आश्रय होते हैं। और ये क्या होती है? आश्रय होती है। ठीक है, ये जो दोष है ना वो आश्रय है, क्योंकि जो कफ है वो किसके अंदर रह रहा है? अमाशय के अंदर, या उर के अंदर, सॉरी। जो कफ है वो चेस्ट के अंदर रह रहा है, जो पित्त है वो अमाशय स्टोमच के अंदर रह रहा है, पित्त यानी पकवाशय इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है, सॉरी वात। तो ये क्या रह रही है? जो दोष है वो किसी न किसी ऑर्गन के अंदर रह रही है, तो ये क्या हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे। और ये इनको लिए, ये जो ऑर्गन है वो इनको रहने के लिए जगह दे रही है, तो ये क्या हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे। अब तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जब हम चिकित्सा करते हैं तो आप चिकित्सा किसकी करोगे? आश्रय आश्रय की। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपकी बॉडी में कफ की वृद्धि हो रही है तो आप किसकी चिकित्सा करोगे? ठीक है, आप बोलोगे सर मैं कफ की चिकित्सा कर दूंगा। ठीक है, कफ दोष को यहाँ पर जो प्रकोप हो रहा है, शमन हो रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पर चिकित्सा कर दूंगा। लेकिन उसका जो विशेष स्थान कहाँ पर है? कफ का जो विशेष स्थान है वो उर है। तो यानी आपकी किसकी चिकित्सा करनी है? आश्रय की चिकित्सा करनी है। जैसे मान लो पित्त है, अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आप पित्त की चिकित्सा ना करके अगर आप आश्रय की चिकित्सा करते हो तो पित्त का जहाँ जहाँ पर पित्त का, चाहे वो शाखाओं में, चाहे कहीं पर भी अगर पित्त बढ़ रहा होगा तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगा, यदि आप बेस को ठीक करते हो। जैसे मान लो कोई एक पौधा है, एक प्लांट है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक पौधा है, वैसे तो एग्जाम्पल सही नहीं है पर मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई कीड़े लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई कीड़े लगे हुए हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे? इस पॉइंट को काट दोगे, लेकिन वो क्या करेगा? वो फैल के यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। लेकिन आपको इस पूरे को, अगर इस जड़ को ही ठीक कर दोगे, मान लो इस जड़ की वजह से लग रहा है यहाँ पर कि ये रूट में कॉज लग रहा है, ठीक है, रूट है, इस रूट में इन्फेक्शन होगा, इस रूट की इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फेक्शन पूरे पेड़ में जा रहा है। ठीक है, आपने क्या करा? यहाँ पर लग गया तो यहाँ से हटा दिया, यहाँ पर लग गया तो यहाँ से हटा दिया। लेकिन अगर इस रूट में जो इन्फेक्शन लगा है आप उसको ठीक कर दोगे, इसके आश्रय को ठीक कर दोगे, तो ये तो अपने आप ही हो जाएंगे ना। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि यदि आप उर, अमाशय और पकवाशय में जो ये आश्रय है, अगर आप इनकी चिकित्सा करते तो आश्रय की तो अपने आप ही चिकित्सा हो जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल तरह बताया गया है कि वात व्याधि से वस्ती क्रिया से जो पकवाशय मात्र की शुद्धि करता है वो सभी वात रोग में लाभ होता है। यानी जैसे कि अगर आपको वात की व्याधि हो रही है, ठीक है, वात व्याधि से वस्ती क्रिया से जो पकवाशय की शुद्धि करता है। ठीक है, अब वस्ती यानी जो एनीमा होता है वो जानते हैं एनल कैनाल के थ्रू देते हैं, एनल रूट के थ्रू देते हैं। जो एनल रूट के थ्रू देते हैं वो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी? कहाँ पर पहुँचेगी? वो पहुँचेगी आपकी इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। यानी कि वो किसकी चिकित्सा करेगी? आपकी, वो किसकी चिकित्सा करेगी? वो करेगी आपकी, यहाँ देखो, चलो मैं एक बार दिखाई दे बना के थोड़ा समझा देता हूँ आपको। इस तरह से कुछ होगा, और यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। ठीक है, अब जैसे इस एनल कैनाल के थ्रू हम क्या देते हैं? वस्ती देते हैं, एनीमा देते हैं। तो ये वस्ती कहाँ पर पहुँचेगी? आपके इंटेस्टाइन के अंदर ही तो पहुँचेगी। और इंटेस्टाइन के अंदर ही आपकी किसका स्थान होता है? सॉरी, कौन किसका स्थान होता है? वात का स्थान रहता है। ठीक है, वात का स्थान रहता है ना, तो हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से आश्रय की चिकित्सा कर रहे हैं। भाई अगर आप आश्रय की चिकित्सा कर दोगे, यानी इस आश्रय के अंदर यदि आप इसको वात को समन कर दोगे तो ये जितना भी शाखा में आ रहा होगा, जितना भी शाखा में वात फैला हुआ होगा, कहीं भी फैला हुआ, वो सभी क्या हो जाएगा? अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया गया है कि यदि आप आश्रय की चिकित्सा करते हैं तो आश्रय की अपने आप चिकित्सा हो जाती है। और एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर लो, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया गया है कि कफ का जो स्थान, विशेष स्थान बताया गया है। देखो ये बात ठीक है कि कफ का जो विशेष स्थान होता है वो उर होता है, तो उर के अंदर भी, जो उर के अंदर जो ऑर्गन रहते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? फुफ्फुस एंड हृदय। फुफ्फुस हम लंग्स को कहते हैं, ठीक है, फुफ्फुस हम किसको कहते हैं? लंग्स को कहते हैं। आचार्य सुश्रुत फुफ्फुस बोलते हैं, ठीक, एंड हृदय। तो ये दो नाम बताए गए हैं जिनके अंदर यहाँ पर कफ जो विशेष स्थान से रहता है। ठीक है, अवयव का मतलब होता है जो ऑर्गन या पार्ट कोई भी, तो इस तरह से।
फिर यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो आचार्य सुश्रुत का, कि आचार्य सुश्रुत पित्त का स्थान अमाशय और पक्वाशय के मध्य गृहिणी के अंदर माना गया है। देखो चलो इसको भी मैं थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। वैसे तो कोई डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं बना देता हूँ कि ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रह जाएं। ठीक, तो इस तरह से कुछ अब कर लेना आप। ठीक है, और ये इस तरह से कुछ होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका अमाशय। आचार्य चरक ने तो बताया कि जो पित्त का स्थान होता है वो अमाशय के अंदर होता है, और ये क्या हो गई आपकी पक्वाशय हो गई। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, जो अमाशय और पक्वाशय के मध्य एक स्थान होता है, कौन होता है, वो होता है ग्रहण यानी डोडोनियम जो होता है, उसके अंदर पित्त का स्थान बताया गया है। ठीक है, ये आपको बात याद कर लेनी है। देन अब आगे हम बढ़ते हैं कि दोषी रोग तथा आरोग्य का कारण। तो यहाँ पर बताया गया है दोषी रोग तथा आरोग्य का कारण। ठीक है, तो दोषी रोग तथा आरोग्य कारण क्या बताया गया है कि जो त्रिदोष होते हैं, अगर वो स्वाभाविक रूप में रहते हैं, अपने नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, ठीक है, वो विकृत नहीं होते, वैषम्य नहीं होते हैं, तो वो आपके शरीर की वृद्धि करेंगे, बल करेंगे, वृद्धि करने प्रसन्नता लाएंगे, जिसको मैंने BBB से याद किया था कि जब भी आपके जो दोष है वो आपके नॉर्मल स्टेट में रहेंगे तो आपको वृद्धि करेंगे शरीर का, बल देंगे एंड वन देंगे। ठीक है, और ये सब चीज़ अच्छी रहेंगी तो आपको प्रसन्नता अपने आप हो जाएगी। तो इस तरह से याद कर लेना। यदि विकृत अवस्था में रहते हैं तो वो अनेक प्रकार के रोग स्वरूप में अशुभ कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये अनेक प्रकार के रोग स्वरूप में अशुभ कार्य करते हैं यदि विकृत अवस्था में रहते हैं। तो अभी तक के लिए यहाँ पर इतने ही रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले इसकी जो वीडियो आएगी इसमें हम नानात्मज विकार की बात करेंगे। ठीक, अब इस नानात्मज विकार को ऐसे नहीं केवल नाम पढ़ के आपको बता देंगे, हर एक को यहाँ पर आपको जितना पॉसिबल होगा उतना आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जो जो बेसिक पॉइंट्स है, जो जो चीज़ यहाँ पर इसको जरूरत है वो सब यहाँ पर बताई जाएगी। थैंक यू गाइस, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।